अर्थशास्त्र में चाणक्य एडवाइस करते हैं कि सरकार के लिए जनता की मेटेरियल वेलबींग प्राथमिकता होनी चाहिए। मेटेरियल वेलबींग का मतलब है कि जरूरी संसाधन आपको उचित मूल्य पर मुहैया हो, मींस एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। वो कहते हैं कि जिस तरीके से आप बॉर्डर की सुरक्षा को प्रायोरिटी देते हैं, इसी तरीके से आपको अर्थव्यवस्था की सुरक्षा को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर अर्थव्यवस्था में कोई वल्नरेबिलिटीज आपको दिख रही है, यानी कि नियर फ्यूचर में उसकी सुरक्षा को खतरा है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग काउंटर प्लान होने चाहिए। अब जरा इस हेडलाइन को पढ़िए। इंडियाज डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन स्लिप्स टू 28-year लो इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अब आप सभी को इस बात से तो वास्ता होगा कि हम क्रूड ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, यानी कि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ रिफाइनरीज उसको रिफाइन करती हैं, उससे पेट्रोलियम, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स फिर वो सप्लाई होते हैं, राइट। अब और ज़्यादा अगर हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो गई तो जाहिर सी बात है अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है तो बाहर से और ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। और इस टाइम आप जानते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण हम ग्लोबल प्राइस में हाइक देखते हैं, राइट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइस हाई हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्रूड ऑयल के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ेगा वो और ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, राइट। साथ में अगर आप महंगा क्रूड ऑयल लेंगे तो रिफाइन करके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी महंगे होंगे, राइट। वो महंगे होंगे यानी कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो जाहिर सी बात है जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो यानी कि फर्दर इस पर इन्फ्लेशन पर इसका एक इम्पैक्ट होगा, राइट। अब देखिए, अगर हमारा खुद का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऐसे में जो ग्लोबल प्राइस हाइक हुआ है इसके शॉक को हम कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर सकते थे, जैसे कि कई और अर्थव्यवस्थाएं ऐसे एब्जॉर्ब करने के लिए मैकेनिज्म यूज कर रही हैं। अब हमें समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ये इसी साल हुआ है या पिछले कुछ सालों से ऐसा ही चल रहा है, इसके रीजंस क्या हैं और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है। डिटेल में जाने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, आप में से जो लोग यूपीएससी प्रीकम मेंस ज्वाइन करना चाह रहे हैं कोर्स, स्टडी आई की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। बाय नाउ करेंगे तो आप त्यागी 40 कोड यूज करेंगे तो फर्दर 40% डिस्काउंट हो जाएगा। दिस इज माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हैंडल शशांक त्यागी फॉर यू। आप जुड़ सकते हैं वीडियो से जुड़े अपडेट्स, एमसीक्यूज या गाइडेंस के लिए। नाउ हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है जिससे कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए। अब दो फैक्ट जरा ध्यान रखिएगा, जो टोटल क्रूड ऑयल की हमारी नीड है उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं और जो टोटल नेचुरल गैस की नीड है उसका लगभग 50% हम इंपोर्ट करते हैं। इन दो फैक्ट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रीलिम्स बेस्ड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है। वो ऐसा कह देगा आपसे कि मोर देन 80% ऑफ आवर नेचुरल गैस नीड्स आर इंपोर्टेड, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, राइट, क्योंकि वो हम क्रूड ऑयल के लिए कह रहे हैं, हम नेचुरल गैस के लिए वो बात नहीं कह रहे। क्लियर है बात। नाउ इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर देख लीजिए, इराक है फर्स्ट पे, सेकंड पे सऊदी अरब और थर्ड पे यूएई। इसको याद करने का तरीका ISU, ये ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है, इराक, सऊदी अरब एंड यूएई। रशिया चर्चा में है, रशिया 9th नंबर पर है, यानी कि हम रशिया से भी ऑयल लेते हैं, लेकिन अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 का जो डेटा है उसके हिसाब से रशिया 9th नंबर पर है। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ है, ये डेटा आपको रटना नहीं है, लेकिन जरा ट्रेंड थोड़ा नजर डालिए। सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 यानी कि 2015 जो 14-15 वाले फाइनेंशियल ईयर से हम डिक्लाइन देख रहे हैं। 28.4 मिलियन करीब हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और ये किससे कम है, ये जो फाइनेंशियल ईयर 94 था ना उससे भी कम है। तो यानी कि सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा कम कैसे हो सकता है। उसके बाद से तो इतने ज़्यादा एक्सप्लोरेशन ड्राइव्स चली हैं, गवर्नमेंट ने एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज़ में भी चेंज किया है। अब ये हमारी इकोनॉमी की वल्नरेबिलिटी को शो कर रहा है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि यानी कि आपकी कमजोरी सबके सामने है। अगर ग्लोबल प्राइस हाइक हो रहा है तो उससे आपकी इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट। कंपैरिजन करते हैं जरा प्रोडक्शन का। 2.47 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल इन अप्रैल और 2.5 मिलियन टन लास्ट ईयर इसी महीने में, तो डिक्लाइन आपको दिख रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस का डेटा है। ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड दो मेजर यहाँ पर प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ, तो इन्होंने जो लास्ट ईयर अपना टारगेट अचीव किया था, इवन नेचुरल गैस में 0.86% ज़्यादा और ONGC ने 5% ज़्यादा किया था क्रूड ऑयल में, लेकिन इस साल डिक्लाइन है, यानी कि क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर में। रीजंस देखते हैं। रीजंस में एक रीजन है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से प्रोडक्शन का लो होना। अब आप कहेंगे प्राइवेट सेक्टर अच्छा इसके लिए जिम्मेदार है, हमें रीजंस पे भी तो जाना पड़ेगा ना, ऐसा क्यों हुआ, राइट। लेकिन मोरोवर हमने देखा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC ने डिक्लाइन तो हुआ है जस्ट क्लोजिंग में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है।
इसका एक रीज़न है एजिंग वेल्स, यानी कि बहुत पुराने ऑयल वेल्स हैं, उससे हम काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, तो अब जो है उससे एक्सट्रैक्ट करना वो एफिशिएंट ड्राइव नहीं हो रही है। तो ऐसे में फिर हम करें क्या? दो तरीके हमारे पास, या तो हम हाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। अब वो हाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए एक तरीका है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करें और ज़्यादा इन्वाइट करें, और दूसरा है न्यू एक्सप्लोरेशंस करें, यानी कि न्यू ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करें। अब ये कहने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ न्यू ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करो, लेकिन एक्सप्लोरेशन ऑल्सो इंक्लूड मैसिव इन्वेस्टमेंट। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में इसके लिए काफ़ी लिबरल पॉलिसीज भी रखी हैं, जैसे कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। गवर्नमेंट कह रहा है कि आप एक्सप्लोर करिए, और एक्सप्लोर करने पर हम आपको इजी वे में उसको एलोकेट कर देंगे ब्लॉक को, और फिर जितना प्रोडक्शन होगा उसमें हम रेवेन्यू शेयर कर लेंगे। लेकिन ऐसे एफर्ट्स के बाद भी अभी इंडिया में जो नेट इन्वेस्टमेंट है टॉप कंपनीज का, वो काफ़ी लो रहा है। जैसे कि अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कंपनीज लाइक ENI, शेवरॉन, एनरॉन, ये टॉप कंपनीज मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन इंडिया में नहीं। आपको सोचना चाहिए इसका क्या कारण है। उनको लगता है कि इंडिया में ऑयल एंड गैस फील्ड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न उनको कम दिखते हैं। साथ में कुछ लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय में, जैसे कि CAG की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक एलोकेशन को रद्द कर दिया था, और 10-10 साल पुराना जिनको कोल ब्लॉक एलोकेटेड था उनको रद्द कर दिया था। तो ऐसे में ये कहा गया कि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट बेसिकली इससे ब्रीड हुआ। ऐसा क्यों? इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई अगर हमने गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके हमने कोई ब्लॉक ले भी लिया, उसके बाद मान लीजिए इनका कोई ऑडिटर ये कहने लगे कि इसमें घपला हुआ है, मीन्स करप्शन है, और बाद में इसको रद्द कर दिया जाए, तो हमारा तो मैसिव जो इन्वेस्टमेंट है वो अटक जाएगा, राइट? तो इसको लेकर इवन एक मिस्टर RM लोधा जो पूर्व CJI रहे हैं, उन्होंने भी एक बात कमेंट की थी कि उन्होंने कहा था कि हमारी कोर्ट्स को भी जुडिशियल रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन पे एक्शन ना हो, करप्शन पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर मिनिस्ट्री ने एलोकेट किए हैं ब्लॉक्स को, तो मिनिस्ट्री को टाइम दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि अब इसका क्या रेजोल्यूशन प्लान रखेंगे। कई बार एब्रप्ट फैसले से उस पूरे सेक्टर में मैसिव डिक्लाइन हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इससे, इस नेगेटिव सेंटिमेंट से देखिए जो कितनी सारी कंपनीज जो इन्वेस्ट कर सकती थी, वो भी इसका एक रीजन मानी जाती हैं कि इस वजह से नहीं आ रही है। द आउटपुट बीइंग मेंटेन्ड बाय इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए वी नीड दैट काइंड ऑफ सेंटिमेंट। नाउ मोबिलाइजेशन इशू, इसका क्या मतलब है? जैसे आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, तो दिस प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर एक्चुअली रिगिंग ऑयल, राइट? ऑयल निकालने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। कई बार क्या होता है, जब हमें पता लगा कि एक एरिया में, फॉर एग्जांपल से NBP फील्ड में पता लगा कि अब जो है ये एफिशिएंट नहीं है, नाउ इट्स टाइम टू मूव। लेकिन मूव करने के लिए आपको बेसिकली परमिशंस लेनी पड़ती हैं, आपको इंस्पेक्शंस कराने पड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको शट डाउन करना पड़ता है। तो ये जो लीगैलिटीज़ हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उसमें टाइम लग जाता है, और ये भी एक फिर इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है नेट प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट है डोमिनेशन ऑफ लेस बिडर्स। लेस बिडर्स का मतलब है जैसे सरकार ने कहा भाई हम इस ब्लॉक को एलोकेट कर रहे हैं, और सरकार एक्सपेक्ट करती है कि एक लमसम ये रेवेन्यू यहाँ से आना चाहिए, लेकिन देखा गया प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादातर बिडर्स ने बहुत कम बिडिंग करी। उससे बेटर बिडिंग जो है वो ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने की। तो जाहिर सी बात है, जो एलोकेशन होता है टेंडर के थ्रू, जब वो एलोकेट होगा वो किसको मिलेगा? हाईएस्ट बिडर को मिलेगा। तो इसी वजह से हमारे यहाँ दो जो स्टेट ओन्ड एक्सप्लोरेशन है, ONGC एंड ऑयल इंडिया, ये बेसिकली इस एरिया में लीड करते हैं। की बिडर्स हैं हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स के। नाउ लेस इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन बिडर्स, जो आपको अभी मैंने बात बताई थी। नाउ गवर्नमेंट ने कहा है ONGC से कि आप अपने एक्सप्लोरेशन एक्सरसाइज में और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि जो ब्लॉक्स आपके पास हैं वहाँ से तो आप एक्सट्रैक्ट कर ही रहे हैं, नई नई जगह एक्सप्लोरेशन कीजिए, राइट? यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट एज वेल। और साथ में फॉरेन टाई अप्स कीजिए, जैसे कि अगर आपको पता है कि कुछ कंपनीज की एक्सपर्टीज है अफ्रीका में, दे हैव सम बेटर टेक्नोलॉजी, और अगर हम उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने लगे, वैसे तकनीक बनाने लगे, तो हमें लगेगा टाइम, राइट? तो बेहतर है कि हम उनके साथ टाई अप कर लें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें डायरेक्शन दी है। और डिलेज के क्या कारण है? एनवायरमेंट क्लियरेंस ना मिलना आसानी से, अप्रूवल बाय DG हाइड्रोकार्बन। DG हाइड्रोकार्बन इज द रेगुलेटर इन दिस सेक्टर। नाउ इंपैक्ट क्या हो रहा है? अगर इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस ऑन इकोनॉमी बढ़ेगा, भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा जाएगा, राइट? ज्यादा जाएगा, इतना आ नहीं रहा है। तो ऐसे में राइज इन इन्फ्लेशन होगा, जैसे आपको रीजन बताया, राइट? क्रूड ऑयल अगर आप महंगा लेंगे तो जाहिर सी बात है रिफाइंड प्रोडक्ट भी फिर महंगा मिलेगा। इससे क्या होगा? इवन लेस बिडिंग, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो सोचेगा कि नहीं, इंडिया में तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी
की जो सेंटिमेंट है वो वीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं होगा। साथ में अटेम्प्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन होगा, जो एजिंग वेल्स हैं जिससे ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, अब हम उससे और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की सोचेंगे, तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी होंगे। तो देखिए इस ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आपके आंसर में काम आएगी, राइट। और प्लस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पर भी काम आएगी, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंपैक्ट ऑफ डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, और वो आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, तो उनमें से कुछ स्टेटमेंट ये हो सकती हैं, ठीक है। अब जरा ये देखिए डेटा आपको 1994-95 से 2021-22, ठीक है, ये देखिए ये है डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ग्राफ, यानी कि ये चल रहा है। और अगर हम अपनी इंपोर्ट देखें तो इंपोर्ट में देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, राइट। तो यानी कि हमें इसको या तो राइज करें इसको, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी तो देश होंगे ना जिनके पास मान लीजिए क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज ही नहीं है, राइट, उन्हें इंपोर्ट ही करना है, तो क्या उनके लिए सब गलत ही गलत होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, हाउ यू आर मैनेजिंग योर से फिस्कल पार्ट। कहने का मतलब ये है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इससे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है ना क्योंकि हम नेट एक्सपोर्टर नहीं हैं, राइट। हमारा सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम और सेक्टर्स में बहुत बेहतर होते तो ऐसे में यहां पर अगर हम इंपोर्ट भी ज्यादा कर रहे होते तो वो भी मैनेज हो जाता। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम जो सामान बेच पा रहे हैं, ये जो सर्विसेज बेच पा रहे हैं वो 1000 रुपीज के बेच पा रहे हैं, और जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो मान लीजिए 700 का कर रहे हैं, तो भी 300 हम सरप्लस में रहते ना, राइट। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, द इंडियन क्रूड बास्केट इज वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ ओमान एंड दुबई Soar crude price benchmark. The price of Indian basket is published by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC). इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइएगा। जरा ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द चैलेंजेस रिलेटेड टू डिक्लाइन इन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड वे फॉरवर्ड। तो आई थिंक ये आपको अभी समझ में आ गया होगा, राइट, चैलेंजेस क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।